Hello everyone, welcome to iExamBase. My name is Kailash Tiwari and in this video I'll discuss about the question and answer related to the genetics and plant breeding. तो अगेन ये हम क्विकली डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। टारगेट ये नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन में बैठा जाए, रादर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो आप सभी को पता है iExamB में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें कि 11 मॉक टेस्ट अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं। बाकी मॉक टेस्ट हम आने वाले दिनों में अपलोड करेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए, तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उनसे रिलेटेड मिनी मॉक टेस्ट यहाँ पे जरूर अपलोड करेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमने आईपीएस एसओ एएफओ मिनी मॉक टेस्ट 8 जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में डिस्कस किए हैं। ओके, सो ये काफी अच्छा है अपनी रैंक चेक करने के लिए और इंडिया लेवल पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम क्विकली डिस्कस करेंगे, बट किसी स्टूडेंट को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि सर नहीं ज्यादा जल्दी जल्दी हो गया, हमें इंडिविजुअल टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ना था, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। कंसेप्ट एग्रीकल्चर जेनेटिक्स के इस बार पहले हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा और भी वीडियोस होंगी, मैं इन दोनों को ही यहाँ पे अभी देख पाया हूँ। ओके, सो ये दोनों के लिंक भी आपको दे दिए जाएंगे, तो इनको आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद आप बताइएगा स्कोर क्या रहा, साथ ही साथ मिनी मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिएगा, वहां पे आप अपना स्कोर देख सकते हैं रेगुलरली। ओके, क्वेश्चन क्या है? एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग और ग्लूइंग, किसकी बात कर दी है? बाइंडिंग और ग्लूइंग की। टू डिफरेंट स्टैंड ऑफ डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंपल से जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस की बात की गई है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन का, है ना। डीएनए इंजीनियर जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब भी ये होता है कि जो जीनोम है उसमें कुछ तोड़ जोड़ करना। डीएनए रेप्लिकेशन में भी आप देखेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डीएनए है, पहले उसको यहाँ से ओपन किया जाता है और फिर उसमें अलग अलग स्ट्रैंड बनते हैं। सो यहीं पे देख लीजिए क्या होता है। सिंपल सी प्रोसेस है। वो बोल रहा चाह रहा है कि दो स्ट्रैंड है डीएनए की, उनको जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ेंगे। तो ये आप देखते हैं जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें भी जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की, पहले वो अनवाइंड होती हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो अनवाइंडेज होता है, या फिर हम उसको हेलिकेजेस बोलते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती है और यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होती है। अब ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है, कंटिन्यूअस क्यों होती है, इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि इतना प्रोसेस समझना हमारे लिए टाइम भी लग जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किसी को बहुत समझना ही होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं ना, वहां पे जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है वो होता है डीएनए लाइगेज। तो मतलब ग्लू का काम जो कर रहा है ना, वो लाइगेज काम कर रहा है। तो लाइगेट करने का काम कौन कर रहा है? लाइगेज। तो बाइंडिंग एंड ग्लूइंग की बात आएगी तो डीएनए लाइगेज। अब हम देख लेते एक बार ऑप्शन क्या दिए। डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज कौन होता है एंजाइम? जो डीएनए की एक स्ट्रैंड से जो अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, जो उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो वो जो एंजाइम वर्क करता है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब अगर उसको रिवर्स प्रोसेस में चलाना है, हम क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा है वो क्या कहता है? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर इसको रिवर्स करना है प्रोसेस को, तो कौन सा एंजाइम लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? जो डीएनए की स्ट्रैंड को कट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, उनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लाइगेज वो होते हैं जो जोड़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डीएनए लाइगेज है। ओके, देन डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं कि डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको देख के समझना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डीएनए लाइगेज है। मैंने यहाँ पे आपको इसलिए एलैबोरेट किया, हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में या डिस्कशन में से कोई क्वेश्चन आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा। तो जनरली जब आप क्वेश्चन और आंसर अटेम्प्ट करें ना, तो ये सोच के मत करें कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना यही आने वाला है। ओके, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको जो नॉलेज मिली हो ना, वो उससे आपको बेनिफिट हो। तो इसलिए थोड़ा सा देख के चलिए क्वेश्चन एंड आंसर का। तो क्या है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एपोमिक्सिस हाउ आर द एम्ब्रियोज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको पता है ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये एक्सेल है और ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, जिसमें ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैं और नीचे सिनर्जिड्स हैं। ये आप देखेंगे ये सिनर्जिड्स कहलाते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। और यहाँ से अब ये पॉलन जो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है, यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन आएंगे और इसको जाके फर्टिलाइज करेंगे तो फिर यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। बट ऐसे भी प्रोसेस हैं जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो पूछा कि कैसे होता है। और वो प्रोसेस भी दी है, एपोमिक्सिस ही उसको कहते हैं, बट कैसे होता है। सो यहाँ पे थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये तो हो ही नहीं रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन बोल दिया। डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है इसके किसी भी वेजिटेटिव सेल से बन जाता है, तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। रनर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग, ये तो ऑप्शन ही गलत है। सीड फॉर्मेशन थ्रू द फर्टिलाइजेशन, तो ये तो नॉर्मल ऑप्शन हो गया। ओके, सो ये किसकी बात की गई है, वेजिटेटिव ओव्यूल की। तो मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब किसी भी सेल से जो एम्ब्रियो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन विच कंडीशन डू स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, स्टेमिनेट मतलब मेल, पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर occurs on the same plant in separate inflorescence। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि एक प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स हैं, जिसमें डिफरेंट फ्लावर में मेल है, डिफरेंट फ्लावर में फीमेल है, इसको हम क्या कहेंगे। तो अगेन ये कौन सी कंडीशन होगी, मोनोसियस। कई बार अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, अगर यहाँ पे जिटनोगेमी लिखा होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिटनोगेमी में कंफ्यूज नहीं होना है, जिटनोगेमी तो प्रोसेस है ना। जैसे ऑटोगेमी एलोगेमी है, जिटनोगेमी प्रोसेस है। जिटनोगेमी में क्या होता है कि जैसे मेज का एग्जांपल आप ले सकते हैं, मेज का जो एक मतलब मेज का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वो सेम फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, बट किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्लावर हैं बट वो डिफरेंट फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, वो जिटनोगेमी होती है। ओके, यहाँ पे वो पूछा कि कौन सी कंडीशन है। अब इसमें प्रोटोगाइन, डाइसी, प्रोटोएंड्रियन, हेटेरोस्टाइली दिए, जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ होंगे ये कौन सी मोनोशियस कंडीशन है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, स्टेमिन्स एंड पिस्टिलेट्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल जिसमें दोनों होते हैं, स्टेमिन मतलब मेल, पिस्टिल मतलब फीमेल। फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम फैसिलिटेटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जनरली कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, विच मैकेनिज्म इज प्रमोटिंग सेल पॉलिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछा है कि स्टेमिन और पिस्टिलेट डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। कौन सा आंसर है, अब देखिए। प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल पार्ट का पहले मैच्योर हो जाना, मतलब पिस्टिल जब पहले मैच्योर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। स्टेमिन मतलब प्रोटोएंड्री मतलब स्टेमिन जब पहले मैच्योर होता है। डिक्लाइनी मतलब और डाइकोगेमी और होमोगेमी। डिक्लाइनी क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डिक्लाइनी बोलते हैं, जिसमें हमारी एक कंडीशन आती है मोनोइसी, दूसरी कंडीशन आती है डाइसी। ओके, और डाइकोगेमी होता है, मतलब डाइकोगेमी ऐसे पढ़ सकते हैं, दो गैमीट, मतलब डिफरेंट टाइम में गैमीट मैच्योर हो रहे हैं। तो डाइकोगेमी के ही दो पार्ट हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। ओके, होमोगेमी तो हो गया कि सेम, उसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डाइकोगेमी करेक्ट आंसर है। तो ये ओवरऑल कंडीशन पूछी थी, आपको पता होना चाहिए कि डाइकोगेमी के दो टाइप होते हैं, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। सिमिलरली डिक्लाइनी के दो टाइप होते हैं, मोनोसियस और डाइसियस। ये दोनों ही पता होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको बहुत सिंपल लगेगा, बट वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिक्लाइनी के ये टाइप है या फिर डाइकोगेमी के टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of inheritance in which two version alleles of a same gene are expressed separately to yield different traits in an individual। पिछली बार भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आया था, हालांकि वो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या पूछा है, दो वर्जन है एलेल के ऑफ अ सेम जीन, जीन सेम है बट वो एक्सप्रेस सेपरेटली कर रहे हैं, और क्या जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट ट्रेट बन रहा है, उसको क्या कहते हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, मतलब दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना, ये डिफरेंस समझना है। यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में जो हमारा एलिलिक कॉम्बिनेशन होता है वो आई ए और आई बी होता है, मतलब ये दोनों ही एलिल बराबर एक्सप्रेस कर रही है, तो इसलिए ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप बन जाता है, जिसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर है कोडोमिनेंस है। हम कंफ्यूज होते हैं इनकम्प्लीट में, हम कहते हैं कि देखो वो दोनों ही एल एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने ट्रेड बनाया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका आंसर गलत हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों एक्सप्रेस सेपरेटली नहीं करती है, मतलब जब वो दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है तो डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप आता है। जैसे हमने देखा है कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन में वो फ्लावर पिंक हो जाता है ना, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। तो ये क्या कंडीशन है, ना तो ये एक्सप्रेस करा, अगर ये एक्सप्रेस करता तो रेड होता, ये एक्सप्रेस करता तो ये व्हाइट होता, बट ये क्या हुआ, पिंक। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें दोनों एक्सप्रेस नहीं करते। कई बार स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी डोमिनेट या फिर कोई भी एक्सप्रेस ही नहीं करता। आई होप कि क्लियर होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर डाउट रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेंडल परफॉर्म्स अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट्स बिटवीन वाई वाई आर आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो F2 का क्या आएगा। तो बेसिकली आपको इससे समझना है, इससे कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे कौन सा गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। फिर इनको जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये कितने टाइप के कॉम्बिनेशन
बन जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और सिमिलरली इसके भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और इससे कितने फिनोटाइप 16 टाइप के आएंगे। अभी मैं पूरा चेकर बोर्ड यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, तो इसको जस्ट आपको समझना है। और हमारे 16 टाइप के जो फिनोटाइप होंगे उसका रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन मतलब कोई सा किसी के साथ भी जा सकता है। ओके, 9:3:3:1। तो ये टोटल कितने टाइप के यहाँ पे हमको मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन है या फिनोटाइप्स है वो 16 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सिंपल रिजल्टिंग रेशियो क्या होगा। लास्ट ईयर भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बट कुछ डिफरेंट टाइप के हमें लैंग्वेज दी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बार इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस पेरेंट, दोनों हेटेरोजाइगस है मतलब कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन है। जैसे पिछली में 4 थे तो यहाँ पे भी 2 ही है, तो हम बना देते हैं जल्दी से। तो हमको कौन से F1 पे क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं जब इन दोनों की क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी मिल सकते हैं। दूसरे में क्या मिल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, है ना, ये इससे दोनों से बराबर टाइप में क्रॉस कर सकता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप देखोगे ये एक ये कैपिटल टी कैपिटल हो गए, ये दोनों तो बराबर सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। तो मतलब हमको 4 टाइप के कॉम्बिनेशन में, ये 4 टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, उसमें 1/4 कॉम्बिनेशन किसके होंगे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी के। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के हैं उसके हमको कैसे मिल रहे हैं, 4 में से 2 टाइप के हैं, तो मतलब इसको 2/4 लिखिए, 1/2 लिखिए, बात एक ही है। और यहाँ पे ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा है कि रिसेसिव फिनोटाइप के कितने हो सकते हैं, तो रिसेसिव फिनोटाइप के कितने हो सकते हैं, 1/4। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर किसी भी टाइप से पूछा जाता है, जैसे 9:3:3:1 में पूछा जाता है, 16 के रेशियो में पूछा जा सकता है, तो सबके नीचे 16 लगा देना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है ना, क्योंकि 16 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें कितने कितने कॉम्बिनेशन है, रेशियो की रिलेशन में बेसिकली बात की गई है। What is what term is used to describe the phenomena when a gene influences 2 or more characters that are not related? क्या बोला गया है कि जहाँ पे एक जीन इन्फ्लुएंस कर रही है एक से ज्यादा कैरेक्टर को और वो रिलेटेड भी नहीं है एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं। आइसोएलिल तो मतलब सेम हो गया। पिलियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न करती है, जो कि मेंडल लॉ का डेविएशन है, एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि मेंडल साहब ने कहा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न करेगा, है ना। पॉलीजीन या फिर सूडोएलिल या फिर पॉलीजेनी या फिर सूडोएलिल से कॉम्प्लीमेंटेशन इसका एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेल्युलर ऑर्गेनेली एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ अ सेल। सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर आईटी डिपार्टमेंट जहाँ पे सारी कोडिंग डिकोडिंग होती है, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, जहाँ पे हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, तो वो कौन सी जगह है, वो न्यूक्लियस है। कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे सोचिए कि ई आर का क्या फंक्शन है, दोनों का सोचिए, आर ई आर का क्या है और एस ई आर का क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब आप आर ई आर का फंक्शन को सोचेंगे तो एक बार ध्यान रखिए, फिर जब आर ई आर का ये फंक्शन है तो फिर गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है। ओके, मैंने नहीं बताया कि क्या फंक्शन है, बट आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा डाउट। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड गोल्गी एपरेटस, तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे भी आ जाएंगी, तो ये थोड़ा सा सोचेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर न्यूक्लियस है। भैया किस स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, बट जब इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अगर यहाँ पे पूछा होता, लता जरा पानी दे दो, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, है ना, एंड डाइकाइनेसिस, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी इसने तो सिंपल सा पूछा कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रही है, आपको पता है प्रोफेज 1 में हो रही है, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। और सेकंड वाला तो जस्ट माइटोसिस होता है, इसलिए उसको उसको हम क्या बोलते हैं फिर, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि इन सब में क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होती है, सिनेप्सिस जाइगोटीन में होती है, चियास्मेटा फॉर्मेशन या टर्मिनाइजेशन डिप्लोटीन में होता है। ये तीनों चीज याद रखिएगा। टेट्राड भी जाइगोटीन में बनता है। टेट्राड मतलब ही होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ चुके हैं, ये इस टाइप से मतलब दो क्रोमोसोम यहाँ पे जुड़ चुके हैं, इसीलिए आपको इतने सारे क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि कहाँ पे हमें जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस दिखता है, या कहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे होते हैं, कहाँ पे क्रोमोसोम फुल स्ट्रक्चर में देखे जाते हैं, तो वो माइटोफेज है। अगर आप लोगों ने साइटोलॉजी में ये पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो एमएससी में पढ़ा था, तो हमने एक स्टेज देखी थी। दिखता है बिल्कुल ऐसा ही दिखता है कि ये सेल है और यहाँ पे
न्यूक्लियस में मतलब बेसिकली ये इस टाइप से फॉर्मेशन दिखती है कि ये पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेट में या फिर इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन होते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एग्जाम के टाइम पे सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो किस किस को ये एग्जाम के टाइम में इंटरेस्टिंग लग रहा है वो कमेंट करके बताइएगा कि सर अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि पढ़ना में मन हो ना हो डिफरेंट चीज है, बट जब आप अभी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ यार पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता है या फिर पढ़ने में अच्छा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Which model of DNA replication postulates that each newly synthesized DNA molecule consists of one old and one new strand? तो अभी हमने देखा था वो DNA replication है ना, तो ये existing DNA है, उसमें से ये continuous strand है और ये discontinuous strand है क्योंकि ये इधर की तरफ open हो रहा है। तो मतलब जो नया डीएनए बन रहा है, ये एक डीएनए बन रहा है, ये दूसरा डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे एक पुरानी स्ट्रैंड है, एक नई स्ट्रैंड है, यहाँ पे भी पुरानी स्ट्रैंड है, एक नई स्ट्रैंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। आधा कंजर्व हो रहा है, आधा नया आ रहा है, तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमेना वेयर जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द हेरिडिटरी ट्रांसमिशन? मेंडल साहब ने कहा भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ टुगेदर, रिमेन टुगेदर, जो जीन्स है वो सेग्रीगेट करेंगी या फिर इंडिपेंडेंट होंगी, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी टू द ईच अदर वाइल गैमीट फॉर्मेशन, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की गई थी। अब ये कह रहा है भैया कौन सा ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो भैया इसका कहना नहीं मानते हैं, सिंपल सी चीज है। तो क्या है? लिंकेज। दो जीन है एक ही क्रोमोसोम में लोकेटेड है, वो इतने पास में लोकेटेड हो गए हैं कि वो एज अ सिंगल ही इनहेरिट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स या फिर लिंकेज प्रोसेस उसको बोला जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टर्म रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम ओकेजनली सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अभी देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वो साथ रहते हैं और साथ ही साथ इनहेरिट भी हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा फिनोमेना है जिसमें जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम में लोकेट होते हैं कभी कभी सेग्रीगेट करते हैं। तो ये क्या मतलब है? हमने मेंडल साहब ने कहा कि हमेशा सेग्रीगेट करेंगे, लिंकेज में हमने देखा कि वो सेग्रीगेट ही नहीं करेंगे, दोनों क्रोमोसोम एक साथ चले जाएंगे। अब यहाँ पे बोले ओकेजनली सेग्रीगेट करेंगे, ये क्या बात हुई? तो ऑप्शन देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं, रिकॉम्बिनेशन की तो कोई बात ही नहीं है, या फिर हो सकते हैं, चलो फिर बाद में देख लेंगे। इंटरफेरेंस नहीं है इसका आंसर। कंप्लीट लिंकेज होती तो मतलब पूरा का पूरा एक साथ वो इनहेरिट होता, ये ओकेजनली वाली बात नहीं थी। कोइंसिडेंस मतलब अचानक से हो गया, बट एक ऐसा कोई टर्म होता नहीं है। ये होती है इनकम्प्लीट लिंकेज, जबकि लिंकेज कंप्लीट नहीं होती। जो हमने कहा ना कि एक ही क्रोमोसोम में पास में है, बट ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, तो कभी हो सकता है कि वो साथ में इनहेरिट हो जाए, कभी हो सकता है कि वो अलग अलग इनहेरिट हो। तो ये हम बोलते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मत कराना इसका, क्योंकि मैंने देखा जो हमने दिया उसमें कई सारे स्टूडेंट ने ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका आंसर ऑप्ट किया, या कुछ नहीं तो कोइंसिडेंस भी कर लिया है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Then which synthetic amphidiplotid is a combination of wheat and rye? तो जब हम wheat and rye की बात करते हैं तो हमें समझ ही आ जाता है कि हायर यील्ड और रगडनेस के लिए है, तो वो क्या है? ट्रिटिकेल। ओके, तो wheat and rye इसका ट्रिटिकेल है। रेफेनोब्रासी का तो आपको पता ही है, ये किसके बीच में बनाया गया था? तो गॉसिपियम तो नहीं, ट्रिटिकेल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर द सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियोज डेवलप विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब आपको कोई ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में भी लिया, फिर से ले लिया, तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, अब मुझे बताइए क्या सही है इसमें। हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पे सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में एक ही बात है मोर और लेस, कि भैया बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के सीड या एम्ब्रियो बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन की फैसिलिटी हो गई, चलो इसको छोड़ देते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, एपोगेमी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। अब आपको ये क्या चक्कर है? ये चारों चीज तो कॉमन लग रही है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, ये तो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस हो गए, और यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिकेशन दिया भी नहीं है कि किससे फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? एपोगेमी ही है ना। तो एपोगेमी है या फिर एपोमिक्सिस है जहाँ पे सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। कई बार हमको ऐसे ऑप्शन दिए हो सकते हैं जहाँ पे टाइप दिए होंगे, हमको सुइटेबल आंसर चूज करना होगा, जैसे मैंने आपको प्रोटोगाइनी प्रोटो एंट्री में भी बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रीडिंग अप्रोच एम्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट हेटेरोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन? अभी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नीचे भी आप देखेंगे आपको फिर से कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन देखिए, पहला
अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रिकरेंट सिलेक्शन, दूसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन, तीसरा डायलल सेलेक्टिव मीटिंग, चौथा है बायपेरेंटल मीटिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको लगेगा यार ये सारी ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कि हेटेरोजेगोसिटी प्रमोट हो रही है, क्योंकि डिसरप्टिव, डायलल, बायपेरेंटल या फिर हाइब्रिडाइजेशन में भी हेटेरोजेगोसिटी ही प्रमोट होती है। बट यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि पॉपुलेशन में हमने बात की गई है, इंडिविजुअल की नहीं बात की गई। जो बाकी आप देखेंगे ये सारी मेथड नॉर्मल है जिसमें क्रॉसिंग हम करते हैं, बल्कि जो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की बात होती है तो रिकरेंट साइकिल में होती है। रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल जो होती है वो एससीए के लिए भी हो सकती है, इसमें स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी की बात की जाती है, और यहाँ पे जीसीए के लिए भी हो सकती है, इसमें जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की बात होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगोसिटी को प्रमोट और प्रिजर्व करके रखना है, तो सही करंट सिलेक्शन उसमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि कौन सी ब्रीडिंग मेथड है जिसमें कि फंक्शनल पोलन ग्रेन की एब्सेंस होती है, मतलब मेल गैमीट इन फंक्शनल है, उसको क्या बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में आप आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट हालांकि क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा क्योंकि कभी आगे पलट जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मेल स्टेरिलिटी। बाकी तो नॉर्मल सिलेक्शन मेथड दी हुई है, यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी करेक्ट है। और इसके कंट्रारी क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे फंक्शनल पोलन ग्रीन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज प्राइमली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन द हाईली हेटेरोजाइगस asexually propagated species like sugarcane and potato। ऑप्शन है मल्क मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, बैकक्रॉस मेथड या फिर प्लांट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईली हेटेरोजाइगस asexual propagated species जो कि शुगर केन और पोटैटो है, उसमें कौन सी मेथड यूज होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर है। ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और ऑप्शन यही है। कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं क्यों, और कौन सा ऑप्शन छोड़ते हैं ये भी क्यों। क्यों जो छोड़ते हैं वो तो सोचिएगा, बट जो सेलेक्ट करेंगे उसका रीजन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पीजीएमएस एंड द टीजीएमएस फॉर द मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल इन हाइब्रिड राइस। तो ये कौन सा सिस्टम है, 34215। ये पीजीएमएस और टीजीएमएस क्या है, तो फोटो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और थर्मो सेंसिटिव। तो ये फोटो पीरियडिज्म सेंसिटिव है, ये थर्मो मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ये कैसी मेल स्टेरिलिटी है, 2 लाइन मेल स्टेरिलिटी है। ओके, जबकि सीजीएमएस या जीएमएस 3 लाइन होती है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने मिनी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कितनी नॉलेज से बड़ी है। अगेन मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी वीडियो के क्वेश्चन से ये मकसद नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पे आ जाए, बट इस जैसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे आंसर कर सके, या इनके थ्रू जो क्वेश्चन कंसेप्ट लिंक्ड है वो आपको समझ आए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा ये सारे मिनी मॉक टेस्ट आज ही अटेम्प्ट कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 मिनी मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर, अपनी रैंक देख सकते हैं, साथ ही साथ सजेस्ट कीजिएगा कौन सी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे या फिर ग्रेट नाइट।